ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। हमारा वीलॉग आए रोज आप नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम कुछ जिक्र करेंगे आजाद कश्मीर में जारी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 9 जून को पहिया जाम हड़ताल की कॉल देगी। लॉन्ग मार्च का सिलसिला चला और काफी संगीन खतरनाक सूरत हाल है वहां पे, और खबरें बड़ी अजीबो गरीब किस्म की आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया गया। कोशिश करेंगे आजाद कश्मीर की कुछ सूरत हाल पे हम रोशनी डालें और मामलात और हालात कहाँ जाएंगे अगर नजाकत का एहसास ना किया गया। क्या हर चीज को गोली और जबर के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के बजट का जिक्र होगा, मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब इम्तियाज गुल साहब, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। पाकिस्तान की सियासत, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर मामले पर आपकी गहरी नजर होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आसमा, बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। सबसे पहले तो सर, ये जो जीबी इलेक्शन से पहले हमने उस पर रोशनी डाली, आए रोज हम उस पर प्रोग्राम करते रहे। और पहले चले आगाज में पहले एक जीबी इलेक्शन पे भी मैं सवाल कर लूं। आज आपने देखा होगा वजीर आजम साहब की जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें मौजूद थे। और पीएम साहब ने बड़ी मुबारक दी जी, बिलावल ने बड़े जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई और हुकूमत जी अब आ गई तो आप इसमें जाए। तो ये क्या टोपी ड्रामा था जो जलसों में हमने एक दूसरे पे लान तान सुनी, एक दूसरे को जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, और ये उसके बाद फिर एक कमरे में सब इकट्ठे हो गए और अब कह रहे हैं वसाइल और मसाइल को हम देखते हुए एक दूसरे का साथ देंगे। जी शुक्रिया आसमा। वो हमारी साथी हैं डॉन टीवी पे, आरिफा नूर साहिबा। जी जी। उन्होंने एक अच्छा ट्वीट आज किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा कि डैडी ने बच्चों को कहा है कि आप बिहेव करें और अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करें। ओके ओके। तो सही। और वो उसके बाद आपने देखा कि बड़े ये शीर व शक्कर हैं। शहबाज हम्म शरीफ ने मुबारकबाद भी दे दी है। मैं हम्म। असल में बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि हम्म। उन्होंने कहा कि बिलावल ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। जी जी यानी बिल्कुल। इन लोगों का तो बुनियादी अब कारोबार यही है ना, जलसे करना, ट्रू। जुलूस जुलूस निकालना, धरने देना जब कि पेट्रोल की कीमतों में 10-15 रुपए का हम्म। इजाफा हो जाए। वो धरने अब ये भूल गए हैं जब 150-150 रुपया उसमें इजाफा जी हो जी। गया। तो पेट्रोल ये का। जो इनकी कैंपेन की बात थी, मुझे इस पे बड़ी हैरानी हुई कि आपने 4 जलसे कर लिए जाके, और हर हम्म किस्म के आपने सुपरलेटिव्स इस्तेमाल किए, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, हम्म मुखातिब के लिए हम्म। दूसरे पे हमले किए। उसके नतीजे में, और सिर्फ आपने ये नहीं किया, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह पैसे तो बहुत हैं। सही। पता नहीं 4 के 3.5 ट्रिलियन, हम्म। इतने हजार, कोई 3-4 हज़ार अरब रुपए के बराबर सिंध में सही। पैसा गया है ट्रू। विफाकी पूल से गुज़श्ता 18 बरसों में, और ये 18 बरसों से बिल्कुल। वहाँ पे हुक्मरान है। और हम्म माशाल्लाह इनके जो बेनज़ीर साहब शहीद और आसिफ जरदारी के जो बच्चे हैं, इनकी हम्म। जायदादें भी बहुत हैं। ऐसी ऐसी बिल्कुल। जायदादें हैं जो कि लगता है कि इनको तोहफे में मिली हुई थी। अब वाकई। वो तोहफे किसने दिए थे, ये भी सोचने की बात हम्म है। हम्म। तो ये सारा माशाल्लाह इनके पास अल्लाह पैसा का बहुत। दिया, अल्लाह का दिया और लोगों का दिया बहुत बहुत कुछ। है इनके पास। सही और उसमें से मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत फिर ये इस्तेमाल भी हो जाता है जब इस सही किस्म सही। के इलेक्शन आते हैं, जहाँ पे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यानी वाकई में जब वाकई पाकिस्तान में। में जब बात होती है इलेक्शन में, तो ये मल्टी मिलियन की बात होती है, 30-40-50 करोड़ की। गिलगित हम्म। बल्तिस्तान बलूचिस्तान में लोग बेचारे 4-5-6 करोड़, 10 करोड़ पे सही खुश हो जाते हैं। सही। तो इस आप पैसा असर रसूख, वालिद आपके सदर हों, वजीर वाकई में। आला सिंध में आपका हो, गवर्नर दो आपके हों, और फिर कोई सही। इसको कहे कि आपने 10 सीटों के लिए आपने तहरीक बड़ी ज़बरदस्त चलाई थे, तो हाँ उसमें हाँ। कोई अचंभे की बात नहीं है। वो वाकई तो में। बात हो गई। दूसरी बात यह है कि वो जैसे शुरू में कहा मैंने आरफा नूर साहिबा का, कि डैडी ने बच्चों से कहा है कि आप भी सीधे हो जाएं, ज़्यादा शोर शराबा हम्म। न करें, इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अब इलेक्शन के बाद की बात करें ताकि मिल बैठ के आपकी मिल हुकूमत बैठे चला सके। और तो हम भी चलाए। इंशाल्लाह जो जिस तरह ये चला रहे हैं, सही विफाक में हुकूमत चला रहे हैं सही मिलजुल के, सही सही। इसी तरह बिल्कुल गिलगित बिल्कुल। बल्तिस्तान में भी चल गिलगित जाएगी, जिस तरह बल्तिस्तान में भी बलूचिस्तान ऐसा। में चल रही है। सही सही सही। तो इसी तरह ये सूरत हाल आपको लग रहा है चलती रहेगी, लेकिन जो जरदारी साहब कह रहे हैं ना, वसाइल और मसाइल की जो हमारे सामने जो चीजें, इनको देखते हुए एक दूसरे का साथ है। चले वसाइल तो हैं, आपने कहा पैसा बड़ा, तो ये वसाइल वही हैं जिनको नहीं हम नहीं नहीं देखते हुए नहीं एक नहीं नहीं दूसरे नहीं का साथ नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैं हमने तो उनके घराने की वसाइल की बात की थी।
सही। उनकी पार्टी के वसाइल की बात की थी। सही। वो तो कुछ 1700-1800 अरब मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत, हमारी फौज हम्म। वो मांग रही है। और हम्म। वो वसाइल वो हैं जो कि इन्होंने दोबारा पेट्रोलियम लेवी की कीमतों में इजाफा करना है, जो वाकई इन्होंने में। टैक्सों में इजाफा करना है, और सही। इसके साथ साथ जो इन्होंने नए कर्जे लेने, उन कर्जों में से, उन वसाइल में से किस तरह आपको ये 1700-1800 अरब हैं जो कि वफाकी हुकूमत को और फौज को मिलेंगे, ये उन वसाइल की बात है। नेशनल हम्म। फाइनेंस कमीशन में जो फॉर्मूला है उससे हट के या हम्म। उसके तहत ही शायद वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में और मसरूफ है। जाहिर है हर एक जो है अपनी अपनी जगह पे अपना जो वजन है वो दिखाने की कोशिश करता है, और यही हम्म। बात है जो कि जरदारी साहब ने कही है। अब बिल्कुल। और आप, क्योंकि अभी आपने आरफा नूर साहब के एक ट्वीट का जिक्र किया, मेरे सामने वो फवाद चौधरी का एक ट्वीट मेरी सुबह एक नजरों से गुजरा, उनका ये करण अर्जुन की जोड़ी है जो इस तरह ये मामलात को चलाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि एनएफसी पे चले हम आ जाते हैं, एनएफसी की अगर बात करते हैं, तो हम्म। आपको लग रहा है जो एनएफसी में अब तब्दीलियां की जाएंगी, जो नई तरमीम की तैयारी है उसके बदले में एक बड़ी जाहिर बात है, हर बंदा यही बात कर रहा है कि जीबी और आजाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया और गिव एंड टेक हो रहा है, उसके बदले में एनएफसी में तरामीम होंगी, तब्दीलियां होंगी, वफाक जो है जितना पैसे लगा के सूबों को देता है वो कहता है जी मेरी तो बस हो गई, तो ये तो मामला आगे नहीं चलेगा। तो जरदारी साहब इसका मतलब है मान गए हैं इस पे भी, क्योंकि आज कहा गया कि बजट पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे जी? हम्म। क्या उनके पास कोई रास्ता है? ये नहीं। तो वो साहब है ना जो कि इन ऐवानों की ईंट से ईंट बजाया करते थे। वाकई में। वाकई में। ईंट से ईंट बजाने की बजाय उधर ही जाके हर दूसरे तीसरे दिन वहीं पे जाके सजदा भी करते हैं, हम्म। और जिस ऐवान में बैठे हैं उसको भी उन्होंने बचा लिया, उसकी भी आबरू रख ली, उन्होंने लाज रख ली। वाकई में। तो आप उनको बड़ा ये, आप भी बड़ी भोली हैं आसमा, यानी ये बड़ा कन्वीनियंट मॉडल है कि सही। आपको सदारत भी मिल गई, दो गवर्नर भी आपके हो गए, आपको सिंध की सही। हुकूमत, जिसको एग्जैक्टली। कहते हैं ना दूध देने वाली गाय है एक, जहाँ से हम्म। मुसलसल ये दूध निकाले चले जा रहे हैं। तो इनको कहा हम्म। गया होगा कि आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत आपने सिंध का हिस्सा कम नहीं करना, अलबत्ता ठीक। कोई और तरीका तलाश कर लेते हैं कि विफाकी हुकूमत और फौज के लिए नए वसाइल मुहैया हो जाए। लेकिन एक बात हाँ। हमें ज़हन में रखनी चाहिए ठीक। कि चाहे वो जरदारी हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, इन सब का अब किरदार सानवी है। ये हम्म। इस बात पे खुश हैं कि इनको ओहदे मिले हुए हैं, सदर, सही। वजीर आजम, वजीर आला, हम्म। स्टैंडिंग स्टैंडिंग कमिटीज के चेयरमैनशिप, गवर्नरशिप। बिल्कुल। और इन्होंने शायद ये एहसास कर लिया कि इनसे ज़्यादा ये कुछ मैनेज नहीं कर सकते, और कोई हम्म। भी जद्दोजहद ला हासिल है, लिहाजा जो हुक्म मिलता है उस पे हाथ, कहते हैं कॉर्निश बजा लाएं, कि हाथ बांध हम्म। के उस पे यस सर कह दें, और हाँ हाँ। आप अपने मज़े करते रहें। सही। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जो मॉडल इजिप्ट में आया था आज से सही। कुछ 12 साल पहले, शुरू तो हम्म। उससे पहले था कि एक शख्सी वहाँ पे एक हुकूमत। डिक्टेटरशिप थी, अनवर सादात थे, उसके बाद उसने मुबारक हम्म। आए, उनके बाद मुर्सी साहब आए थे, उनको 1 साल 1.5 साल के बाद इन्हीं जनरल फतेह सीसी हम्म। ने फारिग कर दिया। हालांकि ये हम्म। उनके वजीर दिफा थे, वजीर दिफा ने, सही। जिस तरह अयूब खान ने अपने वजीर आजम को फारिग किया था बतौर वजीर दिफा, इसी तरह हम्म। फतेह सीसी ने अपने वजीर आजम को बतौर हम्म। वजीर दिफा फारिग कर दिया। हम्म। तो हम्म। इस वक्त इख्तियारात का इर्तकाज इंतहाई महदूद हाथों में है, ठीक। और मेरा ख्याल है सबको इस हकीकत का इदराक है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अ, मिस्र के रास्ते पे चल पड़े हैं। चलते हैं। ये तो और हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि हम चले फिर भी थोड़ी बहुत हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कम से कम बिल्कुल। यूट्यूब तक अभी तो हम इतनी बात कर रहे इजाजत हैं। है। तो हम वैसे तो हम पे पाबंद, मुझ पे तो कम से कम सर पाबंदी है ऐसा सेम हमारे तस्लीमी साथ ही पे। है, इतने चैनल से निकाल दिया गया, आप तो कहीं बात ही नहीं जी कर सकते। बिल्कुल, जी आप तो बेहतर जानते हैं। तो इसका जी मतलब ये हाइब्रिड निजाम के ये फवायद हैं जो आप बता रहे हैं। लेकिन मिस्र का जिक्र किया, तहरीर स्क्वायर के भी आपके सर सामने होंगे वो मैं वो मनाजिर, आपको याद होंगे। जी मैं तो वही कह रहा, जी 2011 की बात थी ना, जिसके बिल्कुल। नतीजे में फिर मोहम्मद मुर्सी वजीर आजम बने थे, और उसी दौरान जो फतेह सीसी हैं उसको वजीर हम्म। दिफा बनाया गया था। लेकिन उस बिल्कुल। वजीर दिफा ने फिर अपने ही वो उसके नीचे से कालीन खींच लिया, और ख़ुद अभी वहाँ पे हम्म। विराजमान है, और बड़े डार्लिंग हैं, हम्म। मगरबी ममालिक के, वेस्ट के। अमेरिका के वो बड़े डार्लिंग हैं।
हमारे भी फील्ड मार्शल माशाल्लाह बड़ी उनकी कदर व मंजिलत है। डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप बार बार कहते हैं हमारे मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल। माय फेवरेट। तो तो हमें तो मेरा ख्याल है अभी इस हकीकत से बिल्कुल एक समझौता कर लेना चाहिए कि हमारी हम्म तकदीर का फैसला, हमारी पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत का जो पॉलिटिकल इकॉनमी है, तो उसका हम्म। फैसला भी अभी नहीं एक दो हाथों में है। और और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस मॉडल के तहत तरक्की करे। इजिप्ट तो तरक्की नहीं कर सका गुज़िश्ता 50 वर्षों में। लेकिन उसको मॉडल हालांकि वैसा ही एक आपको नजर आ रहा है। लेकिन उसमें हालांकि उसको 1 से 2 अरब डॉलर सालाना इमदाद भी मिलती है। हम्म। अमरीकी इमदाद उसको मिस्र को मिलती है, मुफ्त मुफ्त में पैसे मिल जाते हैं। और हम्म। बड़ा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए भी उनकी फाउंडेशंस काम कर रही हैं। जी। लेकिन काम उसके उलट हुआ है, सही। जो जिसको कहते हैं बैक पैडलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू। कि जो जमहूरियत जमहूरी अमल जो है, हुकूक इंसानी का अमल, वो इनहतात का शिकार हुआ है। और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता हमें भी बस मेरा ख्याल है समझौता करना पड़ेगा मौजूदा अल्लाह हालात से, रहम जैसे करे, बिल्कुल। इसी में आप तो खुश सर रहें। इसी में वही आधी तनख्वाह में आप कह रहे हैं कुछ नहीं, बेटे का नक्शा आपने बड़ा खतरनाक खींचा है। तो हाइब्रिड निजाम के जो फवायद हमें आए रोज बताए जाते हैं, तो इसका मतलब ये इन फवायद को, इन समरात को आप मिनोअन कबूल करें। तो ये जो आपने कहा ना, एनएफसी का जिक्र किया, और सिंध सरकार भी इसमें आ जाती है, और सिंध सरकार ने जितना खाया पिया और जो कुछ कराची में लगाया वो हम सबके सामने है। तो अब कहा जा रहा है वहां पे भी कोई साई सरकार तब्दील होगी, अवाम को तो साई इन्होंने बना दिया। तो आपको लग रहा है कुछ कोई डंडा चलेगा या कुछ जोर चलेगा, कोई सिंध सरकार साई सरकार तब्दील होगी? क्यों तब्दील होगी? जब साईं सरकार तमाम हुक्म बजा लाती है थोड़ा बहुत। जी। देखिए, जब भी हुकूमती निज़ाम में हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे मामलात आगे चलते हैं। जब आप हम्म। बातचीत के ज़रिए अगर वो मकासद हासिल कर लेते हैं ठीक। जो आपका मत में नज़र है, तो फिर आपको ये ज़रूरत क्या है? इस वक्त मेरा अपना ये ख्याल है कि एक शेडो बॉक्सिंग हो रही है। पहले हम्म। गिलगित बल्तिस्तान में एक शेडो बॉक्सिंग हुई, उसके ठीक। बाद अब यहाँ भी कुछ प्रेशर डालने के लिए शेडो बॉक्सिंग सिंध में भी चल रही है। बड़े ठीक। लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूलिए कि जो जो लोग इस वक्त अहम पोजीशन में बैठे हैं, उन हम्म। सब के लिए यही बेहतरीन एक मॉडल है। जो आपने हाइब्रिड निज़ाम की निजाम। बात की, वो हाइब्रिड इतना ही है कि जितना आपको याद है कि एक मागला एनक्लेव बन रहा है, तो इसमें हम्म। कहा गया कि ये सीडीए और डीएचए का जॉइंट वेंचर है। ट्रू। तो हाइब्रिड निज़ाम बस ऐसे ही है कि सीडीए का ऐसे ही। उन्होंने नाम लगा दिया है हाँ हाँ। और बाकी मामलात जो डीएचए वाले चला रहे हैं। तो हमारा जो ट्रू। हाइब्रिड निज़ाम है वो भी कुछ ऐसे ही है। बहरहाल हम्म इसमें लोगों को ओहदे मिले हुए हैं, मुराहात मिली हुई हम्म हैं। तो उन्हें से हम्म तकलीफ क्या है? बेशर्मी हम्म। या शर्म, हया, वो अब हम हमारे आप जैसे लोगों के लिए शायद ये अयाशी, इस अयाशी के हम मुतहम्मल हो सकते हैं कि उसूल की बिल्कुल। बात करें, इंसाफ की। जो लोग इक़्तिदार में इनके आ लिए साहब। जाते हैं, जो कि मुराद से हम्म मुस्तफीद हो रहे हैं, उनके लिए चीज़ें हम्म। आसान भी हो जाती हैं। वाकई में, और वो वाकई भी उनको आवाम की कोई वैसे परवाह भी नहीं रहती है। आप कितनी लेवी लगा लें, कितने टैक्सेस लगा लें। मैं आज पढ़ रही थी कि 12 अरब रुपए के रोजाना हुकूमत टैक्स जो कर्जा लेके चल रही है हर एक रोज का। तो देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। मैं जरा एजेके पे आ जाती हूँ सर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी, आपने देखा आज उनकी कॉल है, उन्होंने आज पूरे लॉन्ग मार्च की कॉल दी, पहिया जाम हड़ताल है, और जो मनाजिर हमने देखे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया के जरिए देखे अवाम निकले हैं झुक दर झुक। तो आपको क्या लग रहा है, एक नफरत अपने मुल्क के अंदर भी पहले पाली गई, एक जमात को सप्रेस किया गया, उसके लोगों को दबाया गया, हर तरह से खत्म किया गया, आजाद कश्मीर की सूरत हाल भी हमारी है, क्या यही फॉर्मूला वहां पे चल रहा है? देखिए, लगता तो यही है। और हमें इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर बड़ा हसास इलाका है। हम जी जी। वैसे भी डरते हैं, आपको भी डरना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस की मौजूदगी है। आप भी चूंकि पाकिस्तान में रहती हैं, मैं भी जी जी पाकिस्तान में जी। रहता हूँ। तो इतना ये ज़रूर है, एक दो तीन सवाल पैदा होते हैं सही। कि अभी अगर किसी ने ये मुतालबा किया है कि अशराफिया, जो हुक्मरान अशराफिया है, उसकी मुराद कम करें। उसमें ये हम्म। जो 1 से 400 300% का फ़र्क है आम ठीक। लोगों की ज़िंदगी में और उन लोगों की ज़िंदगी, वो कम करे। ठीक। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो 12 महाजरीन की नशस्तें हैं, बिल्कुल। जो कि हमेशा हुकूमत गिराने और हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो अपनी हम्म। मर्जी के कवानीन और अपनी मर्जी के फैसलों के लिए हम्म ब्लैकमेलिंग के हम्म। इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ट्रू। अगर कश्मीर के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये
بلیک میلنگ کے ذریعہ ان 12 نشستوں کو ختم کریں، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہوں۔ ان کی تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے وہاں پہ، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لہٰذا وہ پھر ان کو پھر جس طرح کوئی موڑنا چاہتا ہے وہ موڑ لیتا ہے۔ جیسے وہ بچوں کا ایک کھیل ہے نا پلیڈو، کہ پلیڈو، ہوں۔ وہ بچے کچھ اس بھی کو جو بنا اپنی دو۔ مرضی سے کچھ بھی اس میں سے بنا سکتے ہیں، تو یہ صحیح۔ 12 نشستیں تو اس کام کے لیے ہیں۔ تو اس ہوں۔ میں مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آ، یہ 12 نشستیں ختمی۔ دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ ہوں۔ اکتوبر میں جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم 6 نشستیں ہم ختم کر دیں بس گے۔ تو بالکل۔ پہلے مرحلے کے طور پہ اگر اعتماد سازی کے لیے فیصلہ کیا گیا تو ہوں۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ہوں۔ اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن رکاوٹ۔ گئی، اور صحیح۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس انداز میں اس نہج تک حالات کو لے گئے کہ ہوں۔ وہ علاقہ جس سے ملحقہ انڈین کنٹرول میں علاقے کے لیے ہم ہر وقت انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہوں۔ آپ نے گولی چلا دی۔ ہم بالکل۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو، آپ کو معلوم ہے جو انڈین کشمیر ہے اس کو اوپن جیل کہا جاتا ہے، اور ہوں۔ کیونکہ وہاں پہ کوئی کہتے ہیں 5-6 لاکھ سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، صحیح۔ اور وہاں پہ سیاسی قیدی بہت زیادہ ہیں۔ اور وہی بات اب اسی قسم کے ملتے جلتے حالات اگر یہاں پیدا ہو گئے ہیں صرف اس ہوں۔ بنیاد پہ کہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، بلیک میلنگ کا جو ٹول ہے وہ ختم نہیں کی ہوں۔ جا سکتی، تو آخر وہ کون لوگ ہیں، کیوں اس نہج تک پہنچایا، اور چاہتے کیا ہیں؟ ان کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ کیا ہے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو گلگت بلتستان میں خدا ہوں۔ نخواستہ اگر ایسا ہو جائے، کیا یہاں بھی یہی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس قسم کے حالات جو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً نہ کشمیریوں کا دوست ہے، نہ نہیں پاکستان کا پاکستان۔ دوست ہے، نہ وہ پاکستان کے مفاد اس کو عزیز ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت ہے، ابھی تو چونکہ یہ ڈیولپنگ ہوں۔ سٹوری ہے، لوگ مختلف علاقوں ہوں۔ سے مظفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی اللہ جی۔ کرے کہ اس میں تصادم نہ ہو پرامن اور رہیں بالکل۔ پرامن رہیں، اور اللہ ہوں۔ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ہوں۔ وعدہ کر دیا تھا کہ ہم مہاجرین کی نشستیں ختم کر دیں گے، ان کا کوٹا ہوں۔ ان کے لیے جو ہوں۔ رکھا ہوا ہے ملازمتوں میں ہوں۔ اس کے بھی خاتمے کی بات ہے۔ بھی جن لوگوں کا ٹھیک تعلق ہی نہیں ہے اس علاقے سے، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہی ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ٹھیک۔ آپ نے کیوں کوٹا دیا ہے، اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی آپ کہیں ایسا نہیں بات ہوتا۔ کر لیں، کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کو آپ بالکل ریزرو سیٹ دے سکتے ہیں لیکن ان کو اوپن الیکشن کروانا جو ہے وہ سراسر زیادتی ہے۔ ذاتی ہے، بالکل۔ جو سر جو اس پہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ پھر پاکستان سے ہی لوگ جاتے تھے، آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ گئے، باقی ہمارے یہاں کے پارلیمنٹیرینز گئے، وہاں انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی، مطالبات تھے، انہوں نے 38 مطالبات تھے، انہوں نے کہا ایک بھی مطالبہ اگر پورا ہو جاتا تو ہم آج اس نہج پہ نہ ہوتے۔ جو کالز وہاں سے آ رہی ہیں، اور اب آپ نے وہاں کی ظاہری بات ہے حکومت نے ان کو کالعدم بھی قرار دے دیا، تو اب وہ کہتے ہیں جی اب ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم میں، اور پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 6 نشستیں ہم 6 پہ مان جائیں گے۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر بات چیت کیسے ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، اور کون بیچ میں؟ ظاہری بات ہے مصالحت تو کسی کو کرانی پڑے گی۔ آپ کو بھی پتہ ہے بات چیت کس کے ساتھ ہوگی، آپ اس کا نام بھی نہیں لیں گی، کیونکہ صحیح۔ بات چیت اختیار تو انہی کے پاس ہے نا، تو انہی ٹرو۔ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا صحیح۔ حالات کو، اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے، اور یہ سوال کرنے کے لیے کہ ہوں۔ اکتوبر میں آپ نے کس بنیاد پہ وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہوں۔ مہاجرین کی 6 نشستیں ختم کر دیں گے؟ کس ہوں۔ کس نے وہ وعدہ کیا تھا اور اس پہ عمل درآمد عمل کیوں کیوں نہیں ہوا پہلے مرحلے کے نہیں؟ طور پہ؟ میرے خیال ہے اس پہ اپنی زیادہ گفتگو ہم بات نہ ختم کریں، کر چلیں آپ لیتے ہیں۔ بار بار ڈرا رہے ہیں، بات نہیں کرتے، لیکن میں یہ خبر ہے برٹش پارلیمنٹیرین ماریانا بابر کی تھی، اور کل بھی یہ سرکولیٹ ہو رہی تھی نیوز کہ 50 برٹش پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے وہاں یو کے گورنمنٹ کو خط لکھا ہے آزاد کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ سنگینی کا احساس کیا جائے۔ تو کل میں نے سنا دفتر خارجہ بھی پاکستان کا، اس پہ انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، تو اس پہ اس طرح پارلیمنٹیرینز وہاں بات نہ کریں، جو کشمیری رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے معاملات میں اس طرح مداخلت نہ کریں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی تو بات ذرا نکلی ہے۔ جی ظاہر ہے نکل گئی ہے، ہم تو اس بات کے، اس معاملے کے ماہر ہیں ہم نا، ہوں۔ کہ ہمارے سر سے جب پانی گزرنے لگتا ہے، سر پہ آگ کھڑی ہوتی ہے کوئی آفت، پھر ہمیں خیال آتا ہے، پھر ہمیں قانون بھی یاد آ جاتا ہے،
تو میں دیکھیں نا جس ملک میں اگر یہ حال ہو کہ ایک ہی گھرانے کے بڑے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی ہو، نائب ہوں وزیر اعظم بھی ہو، واقعی میں وزیر خارجہ بھی ہو، ایک سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی ہو، ہوں اور وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی کسی کا رشتہ دار ہو، اور وہ بھی بغیر میرٹ کے، وہ میری آپ کی طرح ایک جرنلسٹ تھے، وہ جرنلسٹ بھی نہیں تھے، لکھنے لکھانے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں ہوں سی این این کے لیے کام کرتا تھا، میں تو ٹھیک لکھنے لکھانے کا خود سی این این پہ بولتا بھی تھا۔ بالکل بالکل میں نے وہ جب جاب چھوڑی تو میرے بعد ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے کام کیا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا فکسر، یعنی اس ہوں جاب کو فکسر کہا جاتا ہے کہ جو کہ لوگوں کے انٹرویو ارینج کروا رہے ہیں، گاڑیوں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بندوبست کر رہے ہیں ٹرو میں تو اس سے زیادہ میں تو اسکرین پہ بھی آتا تھا، لیکن میرے ہوں بعد انہوں نے محسن نقوی صاحب نے یہ کردار سنبھالا تھا سی این این کا، اور اس کے ہوں بعد پھر ماشاءاللہ ہمارے صدر مملکت کے بہت قریبی تھے، پھر کسی کے ساتھ رشتہ داری ہوں قائم ہو گئی۔ ہوں تو ہم تو لوگوں کو خود یہ سوال اٹھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک صاحب ہیں جن کے بطور رائٹر، بطور جرنلسٹ کوئی کریڈنشل نہیں ہے، وہ آپ کا وزیر داخلہ بھی ہے، وہ آپ کا صحیح کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، وہ سینیٹر بھی بالکل بن گیا ہے، اور بالکل وہ آپ کا مصالحت کار بھی بن گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی موجودگی میں وہ ہمارا بات کرتا وہ جو ہے تو تہران کے وہ چکر ہوں آ رہے ہیں۔ کاٹتے ہیں بالکل لہٰذا اس نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ گلگت بلتستان میں ہوا، جو کچھ ہوں راولا کوٹ میں ہوا، اس پہ آپ کو ہوں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تعجب نہیں ہونا جی سر، آپ بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کچھ اس پہ ظاہری باتیں اثر بھی ہو۔ چلیں بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال اے جے کے پہ بھی ہم نے بات کی، اور جو اوور آل سچویشن اس وقت بن چکی ہے، اور ایک ہی مسالت کار ہمیں آپ کے بقول دکھائی دیتے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا کہ محسن نقوی صاحب ہی ہیں، اور ہر فن مولا ہے، ہر چیز کا سلوشن انہی کے پاس ہے، اور ہر وزارت کو وہ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ انہی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، سارے معاملات ان کے کنٹرول میں دے دیے جائیں، اور اتنی بڑی باقی جو ہم نے اتنی لمبی چوڑی کابینہ دیکھ لی، لمبے چوڑے وزارتیں دیکھ لی، کہ ان کا کیا فائدہ ہے۔ آپ سے انشاءاللہ آگے بھی رابطہ رہے گا، اگلے کچھ انٹرویوز میں بھی آپ سے ہم رابطہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ بہت بہت آسما چودھری شکریہ کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ جی۔ حافظ۔